नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संवैधानिक विकास जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अब तक हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 का संशोधित अधिनियम और फिर 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और एक अन्य अधिनियम हम लोग देखेंगे और ये जो अधिनियम है ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। और एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो संवैधानिक विकास में हर एक अधिनियम जो प्रीवियस अधिनियम है वो अगले अधिनियम के लिए एक कनेक्टिंग लिंक है। तो पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, तो अगला जो अधिनियम होगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि इसमें पहला प्रावधान है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब आप देखिए कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे पूर्णतः नहीं समाप्त किया गया था क्योंकि 1813 को जो अधिनियम था उसमें चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहा था कंपनी के पास। अब 1833 में आकर के क्या हो रहा है कि चाय और चीन के साथ जो मोनोपोली बनी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि अब जो इंग्लैंड की कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं वो भारत के साथ, चीन के साथ और जो चाय के साथ व्यापार है उसमें सभी कंपनी बराबर की हिस्सेदारी कर सकती हैं और व्यापार कर सकती हैं। तो जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया या पूर्णतः समाप्त किया गया। अगर सिर्फ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया तो 1813 होगा, लेकिन जब पूर्णतः समाप्त किया गया की बात आए या पूरी तरह से समाप्त किया गया तब आपका आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो पहला जो अधिनियम है ये तो आपका व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित है। अगला जो अधिनियम है, दासों की दशा सुधारने का निर्देश दिया गया। तो अगला जो प्रावधान है इसमें वो एक सलाह, एक निर्देश, एक डायरेक्शन थी कि जो दास हैं दासों की दशा में सुधार किया जाए। और इस क्रम में देखिए कि 1833 में निर्देश दिया जा रहा है और आगे चल कर के आप देखेंगे कि 10 साल लग जाएगा और 10 साल बाद 1843 में जा कर के दास प्रथा प्रतिबंधित होगी। तो 1843 में क्या होगा, दास प्रथा प्रतिबंधित होगी और किस नियम के तहत प्रतिबंधित होगी आपको नियम भी ध्यान रखने हैं। तो दास प्रथा पे प्रतिबंध लगा 1843 में, किस नियम के अंतर्गत, नियम 5 के अंतर्गत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, गवर्नर जनरल है एलन बरो। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया जा रहा है, 1843 में। किस नियम के तहत लगाया जा रहा है, नियम 5 के तहत। और कौन गवर्नर जनरल है, तो है एलन बरो। लेकिन दासों की दशा सुधारने संबंधी जो पहली बार कोई प्रावधान किया गया था, जो निर्देश दिया गया था या सलाह दी गई थी, वो पहली बार दी गई थी कब, 1833 में। और जब यहाँ पर हम नियम की बात कर रहे हैं तो यहीं पर हम लोग एक चीज़ और समझ लें। आपको अधिनियमों से संबंधित या जो आप ब्रिटिश भारत में पढ़ेंगे उसमें 4 नियम आपको बहुत अच्छे से याद रखने और इन चारों नियमों से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये 4 नियम बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। क्या हैं ये 4 नियम, तो देखिए जो चारों नियम हैं ये, इनमें से हम पहला तो ये आपका हो गया दास प्रथा पर प्रतिबंध नियम 5, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये पहला हो गया। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है विधवा विवाह। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था तो वो किस नियम के तहत था, तो जो विधवा विवाह है ये था नियम 15। विधवा विवाह किस नियम के तहत प्रारंभ हुआ था,
पहले क्या होता था, जो विधवा होती थी उनका विवाह की अनुमति नहीं होती थी, तो विधवाओं को विवाह की अनुमति मिली तो किस नियम के तहत मिली थी? नियम 15 के तहत। इसके बाद आप देखते हैं एक अन्य नियम, सती प्रथा। सती प्रथा, तो जो आप सती प्रथा देखेंगे तो सती प्रथा जो है ये नियम 17 के तहत प्रतिबंधित की गई थी। और साथ ही साथ आप एक देखते हैं आर्म्स एक्ट, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर्म्स एक्ट, या इसी को कहते हैं अस्त्र शस्त्र अधिनियम। तो जो आर्म्स एक्ट है ये नियम 11 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो आप यहाँ पे कितने नियम देख रहे हैं? देखिए, एक तो हो गया आपका 5, ये पूछा ही जा रहा है, एक हो गया नियम 15, एक हो गया नियम 17 और एक हो गया नियम 11। ये 5 नियम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौन सा किससे संबंधित है? नियम 5 किससे संबंधित है? दासों से। नियम 15 किससे संबंधित है? विधवा पुनर्विवाह से। ये विधवा विवाह की जगह ये पुनर्विवाह से संबंधित लिखे, ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह से। और सती प्रथा नियम 17, आर्म्स एक्ट नियम 11। अब इसको भूल जाता है कि कैसे याद रखें। याद रखना भी बहुत आसान है। अब आप देखिए कि नियम 5 से क्या हो रहा है? दासों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है ना। दासों के लिए हम, एक मिनट जरा सा, एक कॉल आ रही है, सॉरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो अटेंड करनी पड़ी। तो अब इसको कैसे याद रखें? देखिए, जो दास हैं तो दासों को हम क्या करते हैं? दासों को मुट्ठी में रखते हैं ना। जो दास हैं उन पे यही रहता है ना कि ये तो दास हैं, उनको हम अपने मुट्ठी में रखें, अपने कंट्रोल में रखें। मुट्ठी कैसे बनती है? देखिए, मुट्ठी तब बनती है जब आपकी चारों उंगली और पांचों अंगूठा, जब ये पांचों मिलते हैं तभी मुट्ठी बंधती है, तभी आप किसी को अपनी ग्रिप में ले सकते हैं। तो वो जो मुट्ठी में बांधने की, मतलब मुट्ठी में दासों को रखना है, तो क्या होगा? ये पांचों को हम एक साथ लाएंगे ना, तो बस यहीं से आप समझ लीजिए कि 5 से दास प्रथा। फिर विधवा पुनर्विवाह, तो यहाँ पे देखिए पा आ रहा है और ये पा से 15। तो ऐसे आप बहुत आसानी से, देखिए कुछ कनेक्टिंग लिंक ढूंढने पड़ते हैं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो तनाव होता है उस तनाव में भी हमारा प्रश्न गलत ना हो, सही करके आएँ। तो पा से पुनर्विवाह, पा से 15। फिर यहाँ पे 7 से सती और 7 से 17, आप हिंदी में ही पढ़िए ना इनको। तो 7 से सती, 7 से 17, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट, तो आर्म्स एक्ट में इसको जब कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अस्त्र शस्त्र अधिनियम। एक अस्त्र है, एक शस्त्र है, तो अस्त्र शस्त्र अधिनियम, एक अस्त्र, एक शस्त्र, एक और एक 11। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इन नियमों को याद रख सकते हैं और यही 5 नियम ही आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नियम 5 क्या है? या पूछ लेगा कि दास प्रथा किस नियम के तहत प्रतिबंधित की गई, या फिर विधवा पुनर्विवाह किस नियम के तहत कानूनी घोषित किया गया, या सती प्रथा किस नियम के तहत बंद की गई, या फिर आर्म्स एक्ट किस नियम के अंतर्गत है। तो ये सारे नियम जो हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया दासों की दशा। अब इसमें प्रश्न अगर आता है कि दासों की दशा के संबंध में सर्वप्रथम किस अधिनियम में प्रावधान किया गया, तो दासों की दशा के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो सर्वप्रथम किस में किया गया है? 1833 में। लेकिन ये 1833 में क्या है? सिर्फ सलाह दी गई है और इसी सलाह पर
इसी निर्देश पे कार्यान्वयन होते होते 10 साल लग जाते हैं और 10 साल बाद 1843 में लॉर्ड एलनबरो के टाइम में दास प्रथा प्रतिबंधित होती है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अगले पेज पे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे हम, और जब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो हम देखेंगे 1757, फिर आगे बढ़ेंगे 1773। आप देखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए 1757 में क्या हुआ, गवर्नर बना। जब प्लासी के युद्ध के बाद गवर्नर बना, क्यों प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपने बहुत अच्छा एक योग्यता का परिचय दिया था, तो उस समय गवर्नर बनाया गया और बंगाल का गवर्नर बना था। ये पहला गवर्नर कहाँ का बना था, बंगाल का। और बंगाल का जो गवर्नर बना था ये कौन बना था, क्लाइव बना था। तो 1757 में क्या है, गवर्नर बन रहा है, कलकत्ता में बंगाल में पहला गवर्नर बन रहा है। 1773 में क्या हुआ था, 1773 में आप देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर है वो बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, इस क्रम में सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पर बनता है गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये 1833 तक एज इट इज रहता है। और 1833 में आप देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब ये कहलाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो अभी हमको आपको बताना था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, इसलिए हमने आपको पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि थोड़ा सा पीछे ले जा करके समझाया कि अब जो ये बन जाएगा क्या, भारत का गवर्नर जनरल। और इस क्रम में जो आपका पहला गवर्नर जनरल बनेगा भारत का वो कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 1757 में क्या हो रहा है, बंगाल में पहला गवर्नर बन रहा है। 1773 में जो बंगाल का गवर्नर है वो अब क्या बन रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर का पद अब कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है, गवर्नर जनरल में, लेकिन कहाँ का, बंगाल का। 1833 में ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहीं से आगे के जितने भी प्रावधान हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। अभी देखिए जब ये बंगाल का गवर्नर था तब क्या था कि सिर्फ उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नियम कानून बनाने पड़ते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल बना तब क्या हुआ कि जो प्रशासनिक नियम बनाने होते थे वो सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए बनाने होते थे। हाँ, बस ये हो गया था कि अब अगर युद्ध संबंधी कोई संधि संबंधी कोई नीतियां हैं तो उसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल से सलाह लेंगी, गवर्नर जनरल की परमिशन लेंगी, तभी वो किसी राज्य के साथ युद्ध कर सकती हैं या संधि कर सकती हैं। लेकिन वो आंतरिक प्रशासन में स्वतंत्र हैं। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ ही साथ भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज थी इनकी आंतरिक प्रशासन की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। और अब जो कानून बनाते थे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, वो कानून बनाने का अधिकार इनका समाप्त करके किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। अब यानी कि गवर्नर जो भारत का गवर्नर जनरल है वो ही पूरे भारत के लिए नियम और कानून बनाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल है उसका कार्यभार बढ़ जाएगा। तो जब कार्यभार बढ़ जाएगा तो उसको आवश्यकता पड़ेगी कि उसकी जो कार्यकारिणी है उसमें कोई कानूनी सलाहकार आए। इसी क्रम में कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, फिर विधि आयोग बनेंगे। तो अगले जितने भी प्रावधान हैं वो प्रावधान अब यहीं के इसी प्रावधान के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं प्रावधान क्या था। ये तो आपको क्लियर हो गया ना
कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया, और इस क्रम में जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? विलियम बेंटिंक। ये भी आपको याद रखना है, पहला कौन बना? विलियम बेंटिंक। अब नेक्स्ट क्या है? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई, अर्थात कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी कि अब जो कानून है वो अलग अलग प्रेसिडेंसीज नहीं बनाएंगी, बल्कि एक सेंटर से बनेंगी और पूरे भारत में लागू होंगी। इसी को कहते हैं केंद्रीकरण। तो अब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, और जब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया तो इसी क्रम में क्या होता है कि अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य जोड़ा जाता है, और वो जो विधि सदस्य होता है, अब इसी क्रम में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जी लिखे दे रहे हैं, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया, और ये जो विधि सदस्य है, ये विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अभी पूर्णकालिक सदस्य नहीं होगा। ये तब गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें तब बैठेगा, उसकी मीटिंग में तब शामिल होगा जबकि वो कानून बनाने संबंधी किसी मुद्दे पर चर्चा करेगी। यानी आम जो प्रशासनिक बैठकें होंगी उसमें ये जो विधि सदस्य है शामिल नहीं होगा। ये कब शामिल होगा? जबकि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी कोई कानून बनाने संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर रही होगी। और इस क्रम में जो पहला विधि सदस्य बना, वो पहला विधि सदस्य कौन बना? मैकाले। सारे संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा संदर्भ नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 प्रावधान आपने देखे। चौथा प्रावधान क्या है? बम्बई में ये पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास की कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी या समाप्त कर दी गई थी? किस अधिनियम के द्वारा हो रहा है? 1833 के अधिनियम के द्वारा। या ये प्रश्न पूछा जाता है कि कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो शक्ति बनाने का केंद्रीकरण जो है किस अधिनियम के द्वारा किया जा रहा है? 1833 के द्वारा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रावधानों को देखते हैं। देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो गवर्नर जनरल है, अब चूंकि उसका कार्यभार बढ़ गया तो ये उसी से संबंधित है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि सदस्य जोड़ा गया, और प्रथम विधि सदस्य कौन था? मैकाले। इसका नाम आपको याद रखना है। अब विधि सदस्य तो नियुक्त हो गया, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। पूर्णकालिक नहीं था, इसका मतलब ये है कि ये मीटिंग्स में तभी भाग लेता था जबकि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई कानून बनाने संबंधी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो। अब अगला क्या है? कानूनों को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से पहला विधि आयोग गठित किया गया। क्या था विधि आयोग? देखिए, जब ये पता लगा कि भाई अब तो भारत का गवर्नर जनरल है, उसको पूरे भारत के लिए कानून बनाने हैं, तब क्या होता है कि अब भारत में तो पूरे देश में विभिन्न तरह के कानून थे और दंड विधान भी अनेक अलग अलग प्रकार के थे। तो अब ये हुआ कि पूरे भारत के लिए कि क्या कानून है यहाँ पे हर जगह और क्या दंड विधान है, उनको एक कंपाइल किया जाए और उनमें थोड़ा सा सिमिलरिटी लाई जाए। तो वो कब पॉसिबल है? गवर्नर जनरल अकेले बैठ के तो करने नहीं लगेगा। तब क्या किया गया कि ये जो कानून है, जो पूरे देश में जितने भी कानून लागू हैं, उन सभी कानूनों को कोडिफाई किया जाए या संहिताबद्ध किया जाए। तो कानूनों को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से पहला विधि आयोग गठित हुआ। आपसे प्रश्न पूछता है पहला विधि आयोग किस अधिनियम की संस्तुति पर गठित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत से। कब गठित किया गया? 1834 में। 1833 के चार्टर अधिनियम में इसका प्रावधान था और 1834 में विधि आयोग गठित किया गया। और ये जो पहला विधि आयोग गठित किया गया, ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो अध्यक्षता किसकी होगी? वही जो प्रथम विधि सदस्य बना था। तो अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में ये गठित हो रहा है? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये विधि आयोग गठित हो रहा है। तो यहाँ पर 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी आपके सामने डिस्कस किए गए और एक बार
क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या 1833 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग एक रिवीजन करते हैं इसका फटाफट। क्या क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान क्या है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी अभी तक जो 1813 के अधिनियम के तहत जो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया गया। पहला प्रावधान तो यही हो गया। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि इसमें एक सलाह दी गई, एक निर्देश दिया गया कि दासों की दशा के संबंध में आप कुछ नियम बनाएं और दासों की दशा को सुधारने का प्रयास करें। तो इस क्रम में ये सलाह दी जाती है और इस क्रम में जब कार्रवाई होती है तो 10 साल लग जाते हैं और आगे चल करके 1843 में एलन बरो के समय में दास प्रथा प्रतिबंधित होती है। किस नियम के द्वारा होती है? नियम 5 के तहत। अगला प्रावधान क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो और उस क्रम में जो भारत का गवर्नर जनरल है, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अभी हमने आपको पूरा बताया कि कैसे पहले बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना और फिर भारत का गवर्नर जनरल बना। तो गवर्नर जनरल का पद सृजित कर दिया गया। क्योंकि जब गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और साथ ही साथ क्या होता है कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो जब उनकी कानून बनाने की शक्ति को समाप्त किया गया, यानी कि अब कानून बनाने की शक्ति का क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण कर दिया गया। तो अब आवश्यकता पड़ी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें कोई विधि सदस्य हो ताकि वो कानूनों का जानकार हो, नियमों का जानकार हो और एक सही सलाह दे सके। तो उस क्रम में एक विधि सदस्य का गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया जाना इस प्रावधान के अंतर्गत आया। और जो प्रथम विधि सदस्य था वो कौन था? मैकाले था। अब विधि सदस्य तो शामिल हो गया, अब आगे पूरे देश के लिए कानून बनाना था, पूरे भारत के लिए कानून बनाना था। तो अब समस्या ये आई कि पूरे भारत में अनेक प्रकार के कानून प्रचलित थे और दंड विधान भी अनेक प्रकार के थे। तो अब ये हुआ कि उनको कोडिफाई किया जाए, उनको संहिताबद्ध किया जाए। तो वो संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से एक विधि आयोग गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कब गठित किया गया? 1834 में गठित किया गया। और 1834 में जो प्रथम विधि आयोग गठित किया गया, इसके बाद अनेक विधि आयोग गठित किए गए और धीरे धीरे आगे चल करके 1861 में आपकी बनी आईपीसी। आईपीसी तो जानते हैं ना, इंडियन पिनल कोड। कब अस्तित्व में आई? 1861 में। आप ये भी पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो आपकी आईपीसी है वो कब फॉर्म में आई। तो जो आपकी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, ये कब अस्तित्व में आई? 1861 में। तो इस प्रावधान, ये इस अधिनियम में आपके यही मेन प्रावधान है जिनको आपको पढ़ना है, जिनसे संबंधित आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा अधिनियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स अपने बनाते रहिए। यहाँ पे शार्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उनको नोट्स में अपने शामिल करिए। व्याख्याओं के क्रम में चीज़ों को जो भी बताई गई हैं उन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स में शामिल करिए और अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी प्रश्न आपका अधिनियमों से संबंधित गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले अधिनियम में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।